Hello everyone, welcome to ट्रेंडिंग एग्जाम वे टू सक्सेस। माई सेल्फ कोमल, एज यू नो हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक घटना चक्र की सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो ये सीरीज़ हम लेकर आए हैं, इस सीरीज़ में ये हमारा चैप्टर नंबर 32 है, जिसमें हम पिछले 20 से 25 सालों में पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन सभी को हम इसी सीरीज़ के माध्यम से कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था इसका नंबर है 32, जिसमें हम लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में पढ़ रहे हैं। आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर नागरिकों की जो भी शिकायतें होती हैं अधिकारियों के लिए, उन सभी को रिजोल्व किया जाता है ओम्बुड्समैन के द्वारा। इसी संस्था के सिमिलर भारत के अंदर एक लोकपाल और लोकायुक्त की संस्था की स्थापना की गई थी, जिसके अंदर जितने भी अधिकारी होते हैं उन सभी के लिए जो भी शिकायतें आती हैं उन सब का निवारण किया जाता है, उन सभी शिकायतों को रिजोल्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। इसके 36 क्वेश्चन जो हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है जो, उसके बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, सही नहीं है। ऑप्शन ए, अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है। ऑप्शन बी, आयोग के सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करते हैं। ऑप्शन सी, सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं। ऑप्शन डी, अध्यक्ष या फिर सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे और नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन डी दिया गया है वो आपका करेक्ट है, लेकिन जो आपको ऑप्शन ए, बी और सी दिया गया है वो सभी आपके इनकरेक्ट हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी आंसर नहीं दिया गया है, क्योंकि इस जो आपका क्वेश्चन नंबर 37 है इसका जो आंसर होता है वो एक से ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी आंसर नहीं बताया गया है, क्योंकि ऑप्शन ए, बी और सी तीनों के तीनों ही आपके इनकरेक्ट दिए गए हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 के अधिनियम में संशोधन करके मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो टेन्योर 5 साल का था, इसे घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है, या फिर 70 वर्ष की आयु जो अभी तक पहले जैसी बनी हुई है। पहले जो आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम मानव अधिकार आयोग था, इसके जो सदस्य थे, इसके अध्यक्ष और जो सदस्य थे, उनका टेन्योर 5 साल और 70 वर्ष की आयु जो भी पहले होता था उन तक होता था। लेकिन अब इनकी जो आयु है वो 70 वर्ष तक ही रखी गई है, लेकिन जो 5 साल का टेन्योर था उसे घटाकर 3 साल कर दिया गया है। इसके अलावा अब अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। वहाँ पर आपको ऑप्शन बी में शायद ये बोला गया था कि जो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं वह उनकी नियुक्ति दोबारा नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर आपको इस संशोधन के द्वारा ये बताया गया है कि उन लोगों को, अध्यक्ष और सदस्य को पुनः नियुक्ति के लिए एलिजिबल बना दिया गया है, जो कि जबकि पहले अध्यक्ष पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं था। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए, बी और सी करेक्ट नहीं है, जबकि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है कि जो इस आयोग के सदस्य होते हैं वह भारत सरकार के अधीन या फिर राज्य सरकार के अधीन काम करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। संशोधन से पहले मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक या फिर 70 साल की एज पूरी होने तक जो भी पहले हो अपने पद को धारित करता था, जबकि सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक और इनकी आयु सीमा 70 वर्ष थी पद धारण करते थे, तथा 5 वर्ष की और अवधि के लिए पुनः नियुक्ति का पात्र था। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का टेन्योर क्या होता है, कार्यकाल क्या होता है। ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 5 साल और ऑप्शन
डी 6 साल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 3 साल का जो टाइम होता है वह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया है। 3 साल या फिर 70 साल की जो उनकी एज होती है, जो भी इनमें से पहले हो जाए उसी के अकॉर्डिंग उन्हें रिटायर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं इनकी पद अवधि पद ग्रहण करने की तारीख से कितनी होती है। आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है। ऑप्शन ए 5 साल और 65 साल की आयु, ऑप्शन बी 5 साल और 70 साल की आयु, ऑप्शन सी 6 साल और 65 साल की आयु और ऑप्शन डी 6 साल या फिर 70 साल की आयु प्राप्त कर लेने तक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। 5 साल या फिर 70 साल की जो इनकी एज है उनमें से जो भी पहले हो उस तक यह अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य 5 साल या फिर 70 साल इनकी एज हो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में कुछ 3-4 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इनके जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड में बोला गया है कि इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग के नाम से संस्थापनाएं होनी चाहिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग है इनकी संस्थाएं होनी चाहिए हर एक राज्य के अंदर राज्य मानव अधिकार आयोग के नाम से, लेकिन आपकी ये सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। थर्ड में बोला है कि इसकी शक्तियाँ केवल सिफारिशी प्रकृति की होती हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा जो भी सलाह दी जाती है इनकी जो पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ सलाह देने की होती है, यानी कि ये एक एडवाइजरी बॉडी है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ये सिर्फ और सिर्फ सलाह देती है। फोर्थ, आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है, यानी कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसके अंदर कम से कम एक महिला होनी चाहिए। तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपके जो 4 स्टेटमेंट दी गई हैं इनमें से आपके थर्ड और फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है, जो कि आपको किसी भी ऑप्शन में एक साथ नहीं दी गई है, इसलिए आपके जो आंसर है उसे स्टार बनाकर छोड़ दिया गया है कि कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। आपकी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट इसमें सही है। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 अधिनियम में संशोधन कर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश रहे व्यक्तियों को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाने का पात्र बनाया गया है। इसके अलावा आयोग के गैर न्यायिक सदस्य सिविल सोसाइटी की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया है, जिसमें कम से कम एक सदस्य महिला का होना अनिवार्य किया गया है। आयोग की शक्ति सिफारिशी प्रकृति की है। राज्य मानव अधिकार आयोग 1993 के अधिनियम के तहत संबंधित राज्य सरकार के द्वारा गठित किए जाते हैं, न कि ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संस्थापनाएं हैं। इसलिए आपकी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट बताई गई है। यहाँ पर आपको पूरे एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसे 2019 में अमेंड किया गया था, जिसमें कुछ न्यू चीज़ें इंक्लूड की गई थी। इसमें बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वह या फिर जो अदर जज हैं उन्हें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, और जो इनके सदस्य की संख्या थी उनको 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया था, जिसमें कम से कम एक फीमेल सदस्य होना जरूरी था। और जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इनकी जो शक्तियाँ होती हैं वह सिफारिशी प्रकृति की होती हैं, यानी कि ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपको असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें से क्या करेक्ट है। असर्शन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। तो यहाँ पर जो आपको असर्शन में दिया गया है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वह और या फिर कोई अदर जज जो होते हैं उन्हें
राष्ट्रीय मानव अधिकार का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। रीज़न दिया गया है, उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु उपरांत पर जो भी पहले हो धारित किया गया है। यहाँ पर आपको जो रीज़न दिया गया है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को 2019 में अमेंड किया गया था, जिसमें इनकी जो टेन्योर था 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया था। 3 साल या फिर 70 साल की जो इनकी एज बताई गई है, इनमें से जो भी पहले होती है उस तक ही यह अपने पद पर बने रहते हैं। तो यहाँ पर आपको असर्शन भी इनकरेक्ट दिया गया है और इसका रीज़न भी इनकरेक्ट दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, जिसमें असर्शन भी गलत है और रीज़न भी गलत है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 के अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका या तो चीफ जस्टिस रहा हो या फिर जज रहा हो। आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है उसे भी 5 से घटाकर 3 साल कर दिया गया है और 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वह कर दिया गया है। इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। इसमें ना तो असर्शन सही है और ना ही रीज़न सही है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक इस आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 के अध्यक्ष बन सकते हैं। उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, ऑप्शन सी केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी केवल उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के चारों इनकरेक्ट है। जो आपको सुप्रीम कोर्ट दिया गया है, उच्चतम न्यायालय, इसके चीफ जस्टिस या फिर जो अदर जज होते हैं उनमें से कोई भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। वह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है। आपको बताना है कि जो राज्य के अंदर मानव अधिकार आयोग है, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। जो राज्य के अंदर मानव अधिकार आयोग बनाया गया है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और जो केंद्र के लेवल पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22 के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्यपाल के द्वारा यह नियुक्तियां एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं और सदस्यों के रूप में विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य गृह मंत्री और विधानसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। परंतु जहां किसी राज्य में विधान परिषद है, वहां उस परिषद का सभापति और उस परिषद के विपक्ष का नेता भी सम्मिलित होता है। यहाँ पर आपको पूरे एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि जो राज्य का मानव अधिकार आयोग होता है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन आपको ये बताया गया है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम होते हैं, उनके अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बिठाई जाती है, जिनके सदस्य होते हैं उस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री और विधानसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं वह, ये सभी मिलकर इस समिति का गठन करते हैं और इनके द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दी जाती है उसी के आधार पर राज्यपाल के द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई हैं कि जिस भी राज्य के अंदर विधान परिषद होती है, यानी कि विधान परिषद जो होती है, उस विधान परिषद के जो सभापति होते हैं और विपक्ष के जो नेता होते हैं वह भी इस समिति के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है।
ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री के अंडर में एक कमेटी बिठाई जाती है जिसकी रिकमेंडेशन के आधार पर ही राज्यपाल राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्यों के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या फिर कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है। आपको बताना है कि अगर किसी भी राज्य के अंदर राज्य मानव अधिकार जो आयोग है इसके सदस्यों के रूप में हाई कोर्ट के किसी भी जज को या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी भी जज को अगर अपॉइंट किया जाना है तो वह किसकी रिकमेंडेशन पर किया जाएगा। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारतीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। संबंधित राज्य का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, इसके चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन पर राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश या फिर जिला न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22 क्लोज वन के तृतीय प्रंतु के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या फिर कोई आसीन जिला न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद ही अपॉइंट किया जाता है, वरना नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो राज्य मानव अधिकार आयोग होता है इनके जो अध्यक्ष होते हैं, अगर इनकी पोस्ट खाली होती है तो इस आयोग के किस सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य के लिए नियुक्त किया जाए, उनको नियुक्त करने का जो अधिकार है वह किसे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को या फिर ऑप्शन डी राज्यपाल को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, राज्यपाल को। अगर राज्य मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष का पद है वह अगर खाली हो जाता है तो जो उनके सदस्य होते हैं उन्हें अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 25 के अनुसार राज्य आयोग राज्य मानव अधिकार आयोग की अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या फिर अन्य कारण से उसके पद में रिक्ति की दशा में राज्यपाल अधिसूचना के द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक कि ऐसी रिक्ति भरने के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। जब तक नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाता तब तक जो उस आयोग के सदस्य हैं उनमें से किसी एक को अध्यक्ष का पद संभालना होता है और इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, अगर फंडामेंटल राइट का कुछ उल्लंघन हुआ है तो अपनी मर्जी से उनकी जांच करना। ऑप्शन बी किसी जेल को देखना, ऑप्शन सी मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनः विलोकन करना और ऑप्शन डी मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले को सजा देना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। जो आपका राज्य मानव अधिकार आयोग है ये एक एडवाइजरी बॉडी है। अगर मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो यह आयोग इसकी जांच कर सकता है और उनकी सज़ा के लिए रिकमेंडेशन दे सकता है, लेकिन उनको सज़ा देना इस आयोग का कार्य नहीं होता है। तो मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सज़ा देना इस आयोग का कार्य नहीं है। बाकी जो ऊपर दिए गए हैं आपको, मानव अधिकार आयोग के उल्लंघन में उनके अपनी मर्जी से जांच करना, किसी भी जेल का देखना कि कैसा क्या चल रहा है और मानव अधिकारों की सुरक्षा करना, ये सभी इनके कार्य होते हैं, लेकिन सज़ा देना इनका कार्य नहीं है। मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सज़ा देना राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं होता है।
बाकी अदर ऑप्शंस में जो आपको बताया गया है वो सभी राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किससे समक्ष प्रस्तुत करता है? आपको बताना है कि जो राज्य मानव अधिकार आयोग है वह अपनी रिपोर्ट किसे पेश करते हैं। ऑप्शन ए राज्यपाल को, ऑप्शन बी राज्य सरकार को, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट को राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी एनुअल रिपोर्ट देते हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राज्य आयोग स्टेट कमीशन से तात्पर्य राज्य मानव अधिकार आयोग से है। यह आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन एनुअल रिपोर्ट पेश करते हैं। राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वह अपनी एनुअली रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं और फिर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वह उस राज्य की जो विधानमंडल है उसके दोनों सदनों के सामने इस रिपोर्ट को पेश करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 49। आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या फिर राज्य आयोग के द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि जो राज्य आयोग का सदस्य होते हैं और जो मानव अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य होते हैं इनके सदस्य को क्या समझा जाता है। ऑप्शन ए लोक अधिकारी, ऑप्शन बी लोक सेवक, ऑप्शन सी आयोग का अधिकारी और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। राज्य आयोग के सदस्य और मानव अधिकार संरक्षण आयोग के जो भी सदस्य होते हैं इन्हें लोक सेवक समझा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 39 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग के द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की जो धारा 21 दी गई है इसके अर्थ में लोक सेवक समझे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन और प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम कितने वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। यहाँ पर आपको ये बताना है कि मानव अधिकारों के जो कोर्ट होते हैं, न्यायालय होते हैं, इनमें जो भी केसेस आते हैं उनके संचालन और प्रयोजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक एडवोकेट को रखा जाता है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो एडवोकेट अपॉइंट किया जाता है उसे कम से कम कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 6 साल, ऑप्शन सी 10 साल और ऑप्शन डी 7 साल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ऐसे एडवोकेट को कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 31 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिए अधिसूचना के द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में एडवोकेसी करी हो के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन और प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजन के रूप में नियुक्त करेगी। क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 178, 179, 180 और 228 में जो भी अपराधों के बारे में बताया गया है इनमें मानव अधिकार आयोग को क्या समझा जाता है। ऑप्शन ए आपराधिक न्यायालय, ऑप्शन बी सिविल न्यायालय, ऑप्शन सी रेवेन्यू न्यायालय और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। भारतीय दंड संहिता की जो आपको ये धाराएं दी गई है 175, 178, 179, 180 और 228, इनके अंदर जितने भी अपराधों की बात की गई है उन सभी अपराधों के अंदर मानव अधिकार आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाता है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 क्लोज 4 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा
175, 178, 179, 180 या फिर 228 में जितने भी अपराध दिए गए हैं उनमें मानव अधिकार आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाता है। साथ ही 1993 के अधिनियम की धारा 13 क्लोज 5 के तहत मानव अधिकार आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में तथा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाता है और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और चैप्टर नंबर 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाता है। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की जो धारा 13 क्लोज 4 है उसके अंदर जो आईपीसी की ये धाराएं दी गई हैं इनके अंदर मानव अधिकार संरक्षण आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाता है, लेकिन इसी आयोग की धारा 13 क्लोज 5 के अंडर में जो मानव अधिकार आयोग है इसमें आईपीसी की धारा 193 और 228 के इसमें अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए जो आपका मानव अधिकार आयोग है इसे न्यायिक कार्यवाही समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, सशस्त्र बलों के सदस्यों के द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या फिर किसी की अर्जी की प्राप्ति पर, यहाँ पर आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आर्म फोर्स के जितने भी सदस्य होते हैं इनके द्वारा अगर मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया है तो ऐसी किसी शिकायत पर जो मानव अधिकार संरक्षण आयोग है वह अपनी मर्जी से भी या फिर किसी की अर्जी पर जो रिपोर्ट होती है वह मांग सकते हैं। तो वह किससे मांगेंगे? ऑप्शन ए स्वयं जांच करेगा, ऑप्शन बी जांच करने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित दे सकते हैं और ऑप्शन सी केंद्र की जो सरकार होती है केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकते हैं और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकते हैं। जो आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है वह आर्म फोर्स के सदस्यों के द्वारा अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया गया है तो उसके बारे में रिपोर्ट मांग सकते हैं केंद्र सरकार से। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 19 के तहत आयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों के द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है आयोग अपनी मर्जी से या फिर किसी की अर्जी के पर केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकते हैं। सेकंड, रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में आयोग जो है वह शिकायत के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिशें देगा। ये सभी इनके कार्य होते हैं। इसमें आपको ये बताया गया है कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है वह केंद्र सरकार से मानव अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिपोर्ट मांग सकते हैं और रिपोर्ट जब उन्हें मिल जाती है तो वह उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग या तो शिकायतों पर कार्यवाही कर सकते हैं या फिर जो वो सरकार है उस सरकार को अपनी रिकमेंडेशन। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जिसके बारे में संविधान में नहीं बताया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ऑप्शन ए मानव अधिकार आयोग, ऑप्शन बी राज्य का वित्त आयोग, ऑप्शन सी लोकसभा का सचिवालय और ऑप्शन डी केंद्र का वित्त आयोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। मानव अधिकार आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। मानव अधिकार आयोग संवैधानिक संस्था है यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में किया गया था। अन्य तीनों संस्थाओं का उल्लेख संविधान में है। जो राज्य का वित्त आयोग है वह आर्टिकल 243 झ और 243 म में है। संसद का सचिवालय आर्टिकल 19 में है और केंद्र का जो वित्त आयोग है वह आर्टिकल 280 और 281 में है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस एक की प्रास्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से इन चारों में से कौन सा ऐसा आयोग है जिसकी कंडीशन बाकी तीनों से अलग है। ऑप्शन ए पिछड़ी जाति आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। बाकी के जो आपको आयोग बताए गए हैं वो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, लेकिन आपका जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए इसकी कंडीशन तीनों से अलग है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि अन्य तीनों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आर्टिकल 338 बी और पिछड़े वर्गों की दशा में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति आर्टिकल 340, वित्त आयोग आर्टिकल 280 और निर्वाचन आयोग
324 में है, जो कि सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ परिषद आयोगों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर दूसरे साइड में आपको उनके स्थापना का ईयर दिया गया है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। अंतर्राज्य परिषद 1990 में हुआ था, 1990 में गठित हुआ था, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, ये आपका इनकरेक्ट है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, ये बिल्कुल करेक्ट है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993, ये भी आपका करेक्ट है। यहाँ पर आपको ऑप्शन बी ऐसा दिया गया है जो इनकरेक्टली मैच है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1994 आपका इनकरेक्टली मैच है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में गठित हुआ था, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 में गठित हुआ था। ये आपको सही से बताया गया है कि कौन कब किस ईयर में गठित किया गया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। इसमें कुछ अभी और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में यहाँ तक कोई भी डाउट आया हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।